वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीपीएससी 102 प्रशासनिक विचारक के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं जिसका आंसर 400 शब्दों में होना चाहिए। पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन हम करते हैं, आपका स्वराज पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। स्वराज का अर्थ है केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसमें संस्कृति व नैतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। यह राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग व मेल मिलाप पर बल देता है। शासन के स्तर पर यह सच्चे लोकतंत्र का प्राय है। गांधी जी का स्वराज निर्धन का स्वराज है जो दीन दुखियों के उद्धार के लिए प्रेरित करता है। यह आत्म संयम, ग्राम राज्य व सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। गांधी ने सर्वोदय अर्थात सर्व कल्याण का समर्थन किया। अहिंसात्मक समाज गांधी जी की दृष्टि में आदर्श समाज व्यवस्था भी वही हो सकती है जो पूर्णतः अहिंसात्मक हो, जहां हिंसा का विचार ही विलुप्त हो जाएगा और वहां दंड या बल प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अर्थात आदर्श समाज में राजनीतिक शक्ति या राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गांधी हिंसा तथा शोषण पर आधारित वर्तमान राजनीतिक ढांचे का समाप्त करके उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जो व्यक्ति की सहमति पर आधारित हो तथा जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीकों से जन कल्याण में योगदान देना हो। राज्य विहीन समाज गांधी जी के अहिंसात्मक समाज राज्य विहीन होगा। वह राज्य के विरोध पर आधार करते हैं कि ना तो वह स्वाभाविक संस्था और ना ही आवश्यक होगा। उन्होंने दार्शनिक राजकतावादी की भांति इस आधार पर राज्य को स्वीकार किया है। पहला, राज्य हिंसा पर आधारित है। यह संगठित रूप में हिंसा प्रतिनिधित्व करता है। राज्य की बल शक्ति या व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व हेतु विनाशकारी। एक अहिंसात्मक समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक शक्ति साध्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में लोगों के विकास में सहयोग देने का साधन है। यह राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवन का नियमन करती है। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना परिपूर्ण हो जाए कि आत्मनियमित हो जाए तो किसी भी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक अपना शासक स्वयं है। वह स्वयं पर इस प्रकार शासन करता है कि वह अपने पड़ोसी के लिए बाधा नहीं बनता। ऐसी आदर्श स्थिति में राजनीतिक शक्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई राज्य नहीं होता। गांधी जी ने उसे प्रभुत्व अराजकता का स्थिति कहा। यही राम राज्य है। टॉलस्टॉय ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य कहा है। गांधी जी का राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज अनेक स्वशासित तथा आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय को विभक्त होगा। प्रत्येक ग्राम समुदाय का प्रशासन 5 व्यक्तियों की पंचायत चलाएगी जो ग्राम वासियों द्वारा निर्वाचित होगी। ग्राम पंचायतों को विधायी, कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ग्राम पंचायत के ऊपर मंडलों की, उनके ऊपर जिलों तथा जिलों के ऊपर प्रांतों की पंचायत होगी। तब से सबसे ऊपर सारे राष्ट्र के लिए केंद्रीय पंचायत होगी। प्रत्येक गाँव अपनी आवश्यकता की पूर्ति तथा सुरक्षा की दृष्टि से स्वावलंबी होगा। सैनिक शक्ति व पुलिस नहीं होगी। बड़े नगर, कानूनी अदालतें, कारागार तथा भारी उद्योग नहीं होंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। प्रत्येक गांव स्वयंसेवी रूप से संघ से संबंध होगा। गांधी ने इसे वास्तविक स्वराज कहा है। आर्थिक विकेंद्रीकरण। गांधी का जनतांत्रिक समाज एक समाजवादी राज्य होगा। भागवत पुराण से प्रभावित होने के कारण उनका मत था कि संपत्ति धारण करने का अर्थ है भविष्य के लिए पूर्व योजना बनाना। एक सत्य का खोजी कल के लिए कुछ नहीं रखता। संपन्न व्यक्ति के पास वस्तु का अतिरिक्त भंडार होता है, जबकि करोड़ों व्यक्ति भरण पोषण के अभाव से भूखे मरते हैं। यदि मनुष्य में अपने इतना ही रखें जितना आवश्यक है तो कोई भी अभावग्रस्त नहीं होगा तथा संतुष्ट जीवन जी सकेंगे। गांधी निजी संपत्ति के समापन के पक्ष में नहीं है, किंतु आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। आर्थिक समानता से तात्पर्य है सभी के लिए पर्याप्त व संतुलित भोजन, आवास तथा तन ढकने के लिए खादी। वह स्वदेशी का पक्ष लेते हुए कुटीर व लघु उद्योग तथा खादी विकास के विकास पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, हेनरी फेयल द्वारा चिह्नित प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या करें। हेनरी फेयल ने अपनी पुस्तक के प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों की विस्तृत रूप से व्याख्या की। उनके अनुसार किसी भी औद्योगिक संस्थान का प्रबंधन करने हेतु प्रबंधकों को कुछ सामान्य आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सिद्धांत लोचपूर्ण हैं जिनको किसी भी स्थिति में लागू किया जा सकता है। ये 14 सिद्धांत हेनरी फेयल के प्रबंधन जगत को एक महान देन है। ये सिद्धांत है कार्य का विभाजन, ये आपको एक बार पढ़ लेना। फिर दूसरा, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तीसरा, अनुशासन। इसमें 3 बातों का होना भी आवश्यक है, जैसे सभी स्तरों पर अच्छे एवं सुनियोजित पर्यवेक्षण करने का होना, समझौते स्पष्ट एवं उचित होने चाहिए, दंड विधान को दृढ़तापूर्वक एवं विवेक के साथ लागू करने का प्रावधान होना चाहिए। डी आपका आदेश की एकता। 5वां आपका निर्देश की एकरूपता।
आपका नेक्स्ट आता है एफ, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित का महत्व, और फिर जी, पारिश्रमिक, एच, केंद्रीयकरण, और आई आपका अनुक्रम रूपी श्रृंखला, आरोही श्रृंखला। फिर आता व्यवस्था। ये कुछ आपके हेनरी फेल्ड ने अपनी पुस्तक में सिद्धांतों की व्याख्या करी थी। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, नौकरशाही के मौलिक सिद्धांतों एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। राजनीतिक आस्ते सत्ता से, राजनीतिक सत्ता का अतरंग भाग नौकरशाही है। सत्ता का महत्व उसके पद से आंका जाता है। क्षमता तथा दायित्व के निर्वाह के लिए एक सत्ता को ऐसे वित्तीय समूह का निर्माण करना पड़ता है जो सत्ता की रीति नीति का क्रियान्वयन कर सके। सत्ता का अस्तित्व तभी तक है जब तक वह अधिकारों का उपयोग करती है। सत्ता के अधिकार सामूहिक रूप से प्रभाव डालते हैं। सत्ता के अधिकारों का क्रियान्वयन राज्य सत्ता के तंत्र अर्थात नौकरशाही के बिना नहीं हो सकता। नौकरशाही वह गाड़ी है जिसके बिना राजनीतिक सत्ता नहीं चल सकती। यह राज्य के तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। राजनीतिक समाजशास्त्री ने नौकरशाही का अध्ययन समाजशास्त्रीय आधारों पर करने पर बल दिया है। फिर कैसिम और मार्टिन लिपेस्ट के शब्दों में राजनीतिक समाजशास्त्री ने नौकरशाही के अध्ययन को राजनीतिक संगठन से पृथक कर दिया है। इन्होंने इसके अंतर्गत सभी प्रकार के संगठनों को सम्मिलित किया, यथा अस्पताल, व्यवसायिक संस्थान, फैक्ट्रियाँ, धार्मिक संस्थान, श्रमिक संगठन। फिर नौकरशाही का अर्थ है भाषा में ब्यूरोक्रेसी, जिसका फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो शब्द से लिया गया। इसका अर्थ होता है मेज, प्रशासन या कार्यालय द्वारा प्रबंधन। फिर आपका मैक्स वेबर के अनुसार बताया गया क्या होता है नौकरशाही। पालेच APLB के अनुसार एक बार से पढ़ लेना। फिर मार्शल E. डिमॉक के अनुसार 3 डेफिनेशन है आपकी। चौथी आपके कार्ल J. फेडरिक के अनुसार नौकरशाही का उदय बहुत पहले हुआ था। फिर इसमें पूरा कैसे कैसे होता है बताया गया। फिर कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता कार्य का तर्कपूर्ण विभाजन। फिर दूसरा तकनीकी विशेषज्ञता। तीसरा आपका कानूनी सत्ता। फिर पद सोपान का सिद्धांत। फिर आपका कानूनी रूप से कार्यों का संचालन। फिर राजनीतिक तटस्थता, योग्यता प्रणाली, निश्चित वेतन तथा भत्ते। ये कुछ आपके नौकरशाही के हैं, इसमें एक बार पूरा देख लेना, इजी है आपका है। फिर आपको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम प्रेरणा सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। मैस्लो सिद्धांत थ्योरी जो आपकी थी, इन्हें विचारों पर प्रतिपादन किया कि मैस्लो नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1943 में एक पत्रिका थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के माध्यम से और इस पत्रिका के तत्पश्चात अपनी पुस्तक मोटिवेशन पर्सनालिटी में मनुष्य के क्रमबद्ध आवश्यकताओं के संबंध में लिखा। इसे मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। मैस्लो के इस सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैस्लो थ्योरी के मानव की 5 चरण में इसको बांटा गया। शारीरिक की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्यारा संबंधों की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मबोध। इसमें आपको पूरा शारीरिक आवश्यकता बताएगी के अनुसार मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता उसकी शारीरिक संतुष्टि से होती है, जिसके अभाव में वह जीवन व्यतीत की कल्पना तक नहीं कर सकता। शारीरिक आवश्यकता में भोजन, पानी, वस्त्र, मन की एकाग्रता, यौन संबंधी आवश्यकताएं, शरीर के आराम हेतु निद्रा आदि मैस्लो सिद्धांत के अनुसार यह सभी आवश्यक मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती हैं, जिसकी पूर्ति हेतु वह सबसे पहले प्रयत्न करता है। इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति हो जाने के बाद इन सब आवश्यकताओं को स्थायी रूप में प्रदान करने हेतु, इन आवश्यकताओं को संरक्षित करने हेतु सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। फिर सुरक्षा की आवश्यकता एक बार पढ़ लेना। इसमें क्या बताएगी कि मतलब पहली पूर्ति होने के बाद दूसरे ये आवश्यकता करनी पड़ती है। तीसरा प्यार और संबंधों की आवश्यकता, व्यक्तियों को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इन समस्त आवश्यकताओं की प्राप्ति अकेले रहकर नहीं कर सकता, जिस कारण वह अपने परिवार का निर्माण करता है एवं समाज के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है, जैसे पत्नी, भाई, बहन, प्यार, दोस्त आदि। सुरक्षा की आवश्यकता के चरणों की पूर्ति हो जाने के बाद ही वह चरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्रियाशील हो जाता है। फिर आपका आता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली पूरी आवश्यकता बताई गई है। फिर आत्मबोध, मैस्लो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम आत्मबोध को मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण माना। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आत्मबोध मनुष्य की आवश्यकता का अंतिम चरण है। इनके अनुसार मनुष्य का आत्मबोध तब होता है जब वह अपने चरणों की पूर्ति कर लेता है। इसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जान लेता है एवं उसे आंतरिक संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आत्मबोध अर्थात आत्मा को जानना, सांस्कृतिक कटुता है, सत्यता को पहचान लेता ही आत्मबोध है। यह आपका BPSC 102 क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होता है। ऐसे और क्वेश्चन पेपर और चैप्टर्स की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।